हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कंसेंसस। ठीक है, अब यहां पर आपको चीजों को समझना होगा। न्यू कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कंसेंसस का मतलब क्या है कि जब आप किसी एक विचार पर विमर्श करने के बाद में किसी एक निर्णय पर पहुंच रहे होते हैं, आप एक नई थिंकिंग, एक नया पैटर्न आपको देखने को मिलता है, वो कंसेंसस होते हैं। अब चैप्टर को अगर हम कनेक्ट करें, सारे टॉपिक्स को अगर जोड़ के देखें, तो 1990s या फिर हम कह सकते हैं रीसेंट जो डेवलपमेंट हुए इंडियन पॉलिटिक्स में, उनकी अगर बात की जाए तो रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में आप क्या देख रहे हैं? रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं कि ब्रॉडली क्या हो रहा है कि 1990s का जो टाइम पीरियड रहा, तो वहां पे कास्ट का यूज किया जा रहा है, रिलीजन का यूज किया जा रहा है पॉलिटिक्स में। उसके आगे और जाओगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा क्या कि ये कास्ट और रिलीजन के अलावा कहीं ना कहीं एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इन डेवलपमेंट का एक जो कह सकते हैं कंक्लूजन निकला ना कि इंडियन पॉलिटिक्स एक नए तरह से मोड़ ले रही थी। इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा था। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। फाइन, तो वही चीज जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, वही चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज उससे पहले ये है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पर अनअकैडमी ऐप पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे नोट्स इस चैप्टर के आप डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री। नोट्स के अलावा अगर हम बात करें तो क्या है कि रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, स्पेशल क्लास होती है जहां पे हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आपके डाउट सॉल्व किए जा सकते हैं। रेज अ हैंड फीचर होता है जहां पे हम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे अगर आप देखेंगे तो आस्क अ डाउट फीचर है। तो मल्टीपल फीचर्स हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, इन सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, अब अगर हम आगे बढ़े तो यहां पे ये कहानी ये है कि इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस तो द पीरियड ऑफ 1989। ठीक है, 1989 के पीरियड से अगर हम चीजों को देखें, मैं इनफैक्ट आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। 1980 से ही अगर हम देखें तो 1980 में आप क्या देखोगे, कांग्रेस इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में एक बार वापस से बाउंस बैक करती, बहुत जोर से करती है। ठीक है, और ये जो बाउंस बैक रहता है, ये बाउंस बैक और जोर का रहता है 1984 के चुनाव में, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो ये बाउंस बैक और डबल होता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जब चीजें आगे बढ़ती है तो आप क्या देखते हैं 84 के बाद में, जैसे अगर आप देखेंगे 84 के बाद में 89 के जो चुनाव होते हैं। ठीक है, 1989 के चुनाव में कांग्रेस हटती है, नेशनल फ्रंट पावर में आता है। ठीक है, ये 89 से 90, 91, 92, ठीक है, पूरा उथल पुथल 96, 98। ठीक, तो इस तरह से आप क्या 96, तो यहां इनस्टेबिलिटी बहुत रहती है पूरे टाइम पीरियड में। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिक्स, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो रीसेंट डेवलपमेंट तो आज की तारीख तक जाता है, 2022 की तारीख तक जाता है रीसेंट डेवलपमेंट। तो हम यहां पे इस कंटेक्स्ट में चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो 1989 ये जो पीरियड है ना, 1989 के बाद वाला जो पीरियड है, तो यहां पे आपको बड़े बदलाव क्या देखने को मिलेंगे कि जो कांग्रेस, जिसे कांग्रेस सिस्टम कहा जाता था, वो कांग्रेस सिस्टम का डोमिनेंस जो है खत्म हो रहा है। ध्यान करा था, चैप्टर में ही पढ़ा था। तो उसी कंटेक्स्ट में आपको इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस पे समझना है कि कैसे नए सोच, विचार और सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? तो द पीरियड ऑफ 1989, तो द पीरियड ऑफ द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड द राइज ऑफ द बीजेपी। 1989 को राइज ऑफ द बीजेपी कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी 1989 के इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, लेकिन बीजेपी की सपोर्ट से नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, तो पहली बार पावर में, मतलब एक तरह से जनसंघ में पावर में आए थे। लेकिन जब बीजेपी भारतीय जनसंघ का, मतलब जनता पार्टी जब बनी थी, जब भारतीय जनसंघ का पार्ट थी, लेकिन बीजेपी अपनी सोल आइडेंटिटी पे पहली बार पावर में 1989 में आपको देखने को मिलती है। वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, आउटसाइड सपोर्ट देती है। ठीक है, नेशनल फ्रंट को। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन इन दिस पीरियड टू हैव टू कंपेयर द इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी, यू शुड लुक एट दीस चार्ट्स। ठीक है, इन चार्ट्स को देखो। 1984 की अगर हम बात करें, 1984 में ये जो वोट शेयर की बात करें तो 50% के लगभग वोट शेयर था किसका? कांग्रेस का। और 1984 के बाद से ये वोट शेयर गिरता चले गया। और यहां आप जैसे देखोगे तो यहां जो वोट शेयर था किसका? बीजेपी का, वो 10% से भी। 1984 में इनफैक्ट पता है 2 सीट आई थी बस, बीजेपी की 2 सीटें आई थी 1984 के चुनाव में। तो ये वोट शेयर ग्रेजुअली बढ़ता चले गया और एक समय आता है 1998 का, जहां पे आपको बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या ये चार्ट जो है, चार्ट बहुत कुछ बता जाता है। ये चार्ट, ये इन्हें देखोगे तो जैसे 2 सीट बता रहे, 415 सीट्स थी कांग्रेस की। ठीक है, 89 के चुनाव में बीजेपी ने थोड़ी बढ़त बनाई, 91 के चुनाव में थोड़ी और बढ़त बनाई। 1996 में बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी बनी
जिसके पास में क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है, लेकिन क्या है कांग्रेस की मतलब बीजेपी सरकार नहीं बना पाती, क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट रहती, बाहर से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो एचडी देवगुड़ा सारा सब कुछ पढ़ाया मैंने, इसीलिए लीडर्स के नाम और चुनाव के चिन्ह और चुनाव के साल इसीलिए बताता था मैं आपको कि आप कनेक्ट कर पाओ। समझ में आया? तो यहां पे आप जैसे देखोगे तो 1996 के चुनाव का परिणाम ये रहा कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है। 1998 में फिर सिंगल लार्जेस्ट, 1999 के चुनाव में, 2004 में क्या है टक्कर का मुकाबला रहता है, लेकिन अलायंस जो बनता है कांग्रेस का तो वो जीता ले जाता है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है? राइज ऑफ बीजेपी देखने को मिल रहा है। यही अगर 2-3 चार्ट और बना दिया जाए 2004 के बाद से, अगर जैसे 14 का बना दूं मैं, तो 14 के चुनाव में आपको क्लियर कट मेजोरिटी देखने को मिलेगी किसकी? बीजेपी की, ठीक है, क्लियर कट मेजोरिटी देखने को मिलेगी। 2019 में और मेजोरिटी देखने को मिलेगी। तो राइज ऑफ बीजेपी एंड द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। अब अगेन वो वाला फॉर्मूला याद करो जो मैंने आपको सिखाया है, दी पावर इज लाइक अ सीसॉ, ठीक है, पावर जो है वो सीसॉ की तरह होती है। सीसॉ पे बैठे हो कभी, इधर से उधर जो ऊपर नीचे होता है झूला, तो एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, दूसरा अगर नीचे जाएगा तो ये वाला अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। तो पावर इज लाइक अ सीसॉ। समझ में आया? तो ये सिंपल चीज थी। अब अगर हम आगे बढ़े, अब अगर हम यहां से आगे बढ़े तो देखो, यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको ये जो पूरा सिनेरियो है ना, इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए यहां पे 4 पॉइंटर्स बताए गए हैं। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। यू विल नोटिस that BJP and Congress were engaged in a tough competition in this period। तो ये जो पूरा recent development in Indian politics पढ़ रहे हो, तो इस पूरे पीरियड में बीजेपी और कांग्रेस आप क्या नोटिस करोगे कि एक टफ कंपटीशन में फंसे हुए थे, ठीक है। तो यू विल नोटिस दैट बीजेपी एंड कांग्रेस वर एंगेज्ड इन अ टफ कंपटीशन इन दिस पीरियड। What is different between their electoral fortune if you compare these with the 1984 election? 1984 के इलेक्शन से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पे 1984 में क्या है, दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। ये क्या है, एकदम अर्श पे है, ये एकदम फर्श पे है, ठीक है। 2 सीट और 415। अब 415 सीट वाली पॉलिटिकल पार्टी को 2 सीट वाली पॉलिटिकल पार्टी आज देश में टक्कर दे रही है। इससे क्या सीखो, लाइफ लेसन सीख के जाओ। एक पता है क्या, कि आज आपको कोई नंबर बड़ा दिख रहा है, ठीक है, आज आपको कोई नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है, तो वो आज बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये मन में अगर विश्वास होना कि आप उस बड़े नंबर को भी क्रॉस कर जाओगे तो कर सकते हो आप, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये जो नंबरों का खेल होता है ना, ये नंबरों का खेल क्या होता है, सिर्फ मानसिक रूप से इंसान को बांधने के लिए होता है। ये नंबर उन लोगों के लिए होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को नंबर से डिफाइन करते हैं। हो सकता है आज कोई नंबर बड़ा हो, लेकिन उस नंबर को बड़ा करने में और उस नंबर इतना बड़ा होने में मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तो आप हर नंबर को अचीव कर सकते हो। दैट इज द सिंपल थिंग, ठीक है, एंड व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम दिस एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल से क्लियरली समझ में आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब अगर आगे बढ़े हम, तो अब अगर हम आगे बढ़े तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि ये जो चेंजिंग इलेक्टोरल परफॉर्मेंस रहा है, 1984 के इलेक्शन से कंपेयर कर लो, आज 2019 के इलेक्शन से कंपेयर कर लो, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा किस तरह से डिक्लाइन हुआ है कांग्रेस का और किस तरह से राइज हुआ है बीजेपी का, ठीक है। अब अगली चीज क्या और क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है, यू विल नॉट नोटिस दैट सिंस द 1989 इलेक्शन द वोट्स पोल्ड बाय द टू पार्टीज कांग्रेस एंड बीजेपी डू नॉट एड अप टू मोर देन 50%, ठीक है। मतलब आप जैसे देखोगे 1989 के बाद जो चुनाव आते चले गए, तो यहां पे अब क्या है कि वोट शेयर जो है दोनों ही पार्टी के डिक्लाइन हुए। ऐसा नहीं है 1996 में देखो तो 160 एंड 140 ये कितना होगा 300 सीट्स, तो हमारी 545 थी, बाकी सीट्स कहां गई? तो उस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली 1990s के चुनाव में जो लोग वोट शेयर दे रहे थे, ठीक है, ये वोट शेयर वोट शेयर यहाँ पे ये सीट्स हैं, ठीक है। वोट शेयर देखोगे तो वोट शेयर दोनों ही पार्टी के, जैसे 1998 की बात करें तो 30-60% वोट ही आया, 40% वोट कहां गया, 40% वोट कहां गया? तो यू विल नोटिस दैट सिंस 1989 इलेक्शन द वोट्स पोल्ड बाय द टू पार्टीज कांग्रेस एंड बीजेपी डू नॉट एड अप टू मोर देन 50%, ठीक है, 50% ज्यादा एड ऑन नहीं होता है। द सीट्स वॉन बाय देम टू डू नॉट एड अप टू मोर देन half the seats in the Lok Sabha. So where did the rest of the votes and seats go? तो ये आधी सीट्स और वोट्स जाते कहां है, कोई लेके नहीं भाग जाता है। अब क्या देखते हैं कि ये डिवाइड हो जाते हैं, ये सीट्स और ये वोट्स जो है ये डिवाइड हो जाते हैं। किसके बीच में डिवाइड हो जाते हैं? तो ये सीट्स और ये वोट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं रीजनल पार्टीज के बीच में। तो ये जो हमने चैप्टर में पढ़ा स्टार्टिंग में एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, तो क्या हो रहा है कि 1990s में आप देखते हैं जो बड़ी वन पार्टी सिस्टम है वो डिक्लाइन होता है, दूसरी पार्टीज अपने लिए ग्राउंड बना रही होती है, उस बीच में तीसरी, चौथी, पांचवी रीजनल पार्टीज भी बहुत सारी इमर्ज हो रही होती है, ठीक है। तो ये न्यू कंसेंसस है, इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस। टॉपिक क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि व्हाट वर द न्यू डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन द पॉलिटिकल एरेना ऑफ द कंट्री। गेटिंग द आइडिया? ये चीज हो गई। फिर क्या है, लुक एट बोथ द चार्ट्स शोइंग कांग्रेस एंड जनता फैमिली ऑफ पार्टीज व्हिच अमंग द पार्टीज दैट एग्जिस्ट टुडे आर neither part of Congress family of parties, ठीक है, nor part of जनता
फैमिली ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये कहां पे है चार्ट, ये चार्ट मैं लगाना भूल गया, नहीं तो लगा के बताता आपको। ठीक है, कौन से चार्ट है ये, तो आपकी बुक का जो कवर पेज है पीछे वाला, बुक का जो कवर पेज है आगे वाला, इन दोनों कवर पेजेस को आप देखोगे। ठीक है, इन दोनों कवर पेजेस को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या, इन दोनों कवर पेजेस को आपको देखने के बाद में ये समझ में आएगा कि दोनों ही जो चार्ट्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही चार्ट्स ऐसे समझाते हैं कि जो उस समय पे कांग्रेस की फैमिली की पार्टीज थी, जो समय पे बीजेपी इन द सेंस की जो जनता पार्टी बनती है ना 1977, उसकी जो फैमिली की पार्टी थी, वो दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टीज, मतलब वो दोनों बड़ी पार्टीज की फैमिली पार्टीज आज एग्जिस्ट नहीं करती उतने बड़े लेवल पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि 1990s में उनका क्या हो गया, एक तरह से विलयकरण हो गया, वो अलायंस का पार्ट बन गई, ये सारी चीजें। तो ये एक एनालिसिस निकाल सकते हो। द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग द 90s इज डिवाइडेड बिटवीन द कोलिजन लेड बाय बीजेपी एंड द कोलिजन लेड बाय कांग्रेस। ठीक है, तो 1990s में जैसे आप देखेंगे कि वो रीजनल पार्टीज थी वो क्या होती है, कंसोलिडेट होते जाती है और अलायंस बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है, एनडीए और यूपीए। ठीक है, तो एनडीए किसका अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय बीजेपी, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लेड बाय कांग्रेस। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आप ऐसे समझो, पॉलिटिकल पार्टीज वन पार्टी डोमिनेंस राइज पे था, एक डिप आता है, गहरा डिप आता है, पाताल में चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज होती है, लेकिन ओवर द टाइम फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि एक वापस राइज चालू होता है। दिस इज द लाइफ। ठीक है, दिस इज द लाइफ, यू विल रीच टू द हाइट्स, यू विल फॉल डाउन। ठीक है ना, अगेन यू हैव टू होल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, क्या कि वो डिप के बाद में आप राइज भी करोगे। ठीक है, तो वही चीज यहां पे बताई गई है क्या कि मतलब मैं आपको फिलॉसफी नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं कि जैसे जैसे 1990s का दौर खत्म होते चले गया, आप क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन ड्यूरिंग द 90s इज डिवाइडेड बिटवीन द कोलिजन लेड बाय बीजेपी एंड द कोलिजन लेड बाय कांग्रेस। कैन यू लिस्ट दी पार्टीज दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ दीज टू कोलिजन्स। अब अगर ये दो कोलिजन्स के अलावा आप पार्टीज को देखोगे तो कौन सी पार्टीज हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, खैर वो तो लेट राइज होती है, तो कुछ पार्टीज ऐसी भी थी जो इन दोनों ही अलायंसेस का पार्ट नहीं थी, मतलब अपनी कह सकते हैं स्टैंड अलोन पॉलिटिक्स में विश्वास रखती थी। समझ में आया? सो दिस इज द स्टोरी, इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस। क्लियर हुई चीजें यहां तक? तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, अब हम क्या करेंगे आगे, और ये मैंने आपको न्यू कंसेंसस कैसे डेवलप हो रहे हैं, पॉलिटिकल पैटर्न चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो डिप के बाद में राइज जो आ रहा है, तो राइज आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। कैसा राइज तगड़ा देखने को मिलेगा, आगे आने वाली जो टॉपिक्स पढ़ोगे आप एडिशनल एनडीए 3 एनडीए 4, उसमें समझ में आएगा कि वापस जैसा कांग्रेस सिस्टम था वैसा बीजेपी सिस्टम डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वो मैं आपको कनेक्ट करवाता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्शंस ऑफ 2004 पढ़ेंगे, और न्यू कंसेंसस जो है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थे, इकोनॉमिक और अलग अलग स्फीयर में भी थे, वो भी सारा सब कुछ समझते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।